गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप लोग? आपने अभी तक अपने वसंत में पाठ 1 और 2 का अभ्यास किया। आशा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटे आज हम अपनी वसंत भाग 2 में पाठ 3 का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत है जो कि बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका हुआ है। हिमालय की बेटियों से हमारा क्या तात्पर्य है? अब एक मन में सवाल उठता है कि हिमालय एक पर्वत है, तो हिमालय की बेटियां कौन है? बेटा हिमालय की बेटियां हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि। बेटे अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारी बातें लेखक आपको कह रहे हैं। वो अपने मन के जो भाव हैं वो नदियों के प्रति दिखा रहे हैं कि नदियों के प्रति उनके मन में कैसा भाव है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी ही गंभीर, बड़ी ही शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक आपको क्या कहना चाहते हैं बच्चा, कि अभी तक जब उन्होंने इन नदियों को देखा था, दूर से देखा था, समतल मैदानों में बहते हुए देखा था, तो वो बड़ी ही गंभीर और शांत नजर आई थी। ठीक वैसे ही जैसे एक संभ्रांत महिला होती है, एक सुशील महिला की भांति लेखक को वो लगी थी। और लेखक के मन में उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव ठीक वैसे ही थे जैसे कि हाँ हमारे भाव हमारी माँ, हमारी दादी, नानी और मौसी की गोद में बैठकर होते हैं। आप जानते हो ना बच्चों, माँ की गोद में हम सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही लेखक के दिल में भी नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। लेखक आपको इस पैराग्राफ में क्या बताना चाहते हैं कि खुद लेखक भी इनको अलग अलग जगह पर जब बहते हुए देखता है, कहीं तो पहाड़ी इलाकों में और कहीं समतल मैदानों में, तो इनकी बाल लीलाओं को देखकर वो हैरान हो जाता है। और इतना हैरान तो वो किसी लड़की को देखकर या किसी अधखिले फूल को देखकर भी हैरान नहीं होता, उसे हैरानी नहीं होती, चाव नहीं होता, जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर होता है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में नदियां बहुत तेजी से, बड़ी ही रफ्तार से बहती हैं और समतल मैदानों में आकर थोड़ी शांत हो जाती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ चली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बेटा इस पैराग्राफ में लेखक आपको क्या बता रहे हैं इन नदियों के बारे में, कि ये नदियां इतनी तेजी से भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। ऐसा कौन सा इनका लक्ष्य है जिन्हें ये पाना चाहती हैं, जिसकी वजह से ये परेशान है? क्या अपने महान पिता हिमालय का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है? तो अगर ये अपने पिता का विराट प्रेम पाकर भी अतृप्त है, तो फिर इनकी प्यास कैसे मिटेगी?
अब जब नदियां बहती हैं तो बर्फ जली नंगी पहाड़ियों को भी क्रॉस करती हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों को भी क्रॉस करती हैं, आदित्यकाएं होती हैं पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज होता है हरा भरा, उपत्यकाएं होती हैं पहाड़ के पास की भूमि अर्थात तराई या घाटी। अब जब इनसे निकलते निकलते आगे जाकर वो कैल के जंगलों में, देवदार, चीड़, सरो, चिनार के जंगलों में पहुंचती हैं, तो लेखक कहता है कि कहीं ना कहीं इन्हें अपनी बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा, अर्थात इन्हें अपना बचपन याद आ ही जाता होगा। फिर कौन जाने, क्या अगर बेटियां अपने पिता को इतने अच्छे से याद कर रही हैं, उन्हें अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल रहा है, तो क्या बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों को याद नहीं करता होगा। लेकिन आगे क्या लेखक कहना चाहते हैं आपको कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए। अब हिमालय से अगर जाकर ये पूछा जाए क्या तुम अपनी बेटियों को याद करते हो, तो बेचारा चुपचाप रहने के सिवाय और क्या जवाब देगा वो, अर्थात हिमालय के पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो महानदी ऐसी हैं जिनका नाम सुनते ही हिमालय की जो छोटी बड़ी सारी बेटियां हैं वो आंखों के सामने आ जाती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, अर्थात हम उनकी छोटी बड़ी सभी बेटियों को याद कर लेते हैं। लेकिन आगे ही लेखक आपको क्या बताना चाहते हैं कि वास्तव में जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं वो स्वयं में कुछ नहीं है। वास्तव में वो क्या है, अपने पिता हिमालय के पिघले हुए दिल की अर्थात जो बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनके एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं, अर्थात कहाँ जाकर मिलती हैं ये समुद्र की ओर, यानी समुद्र में जाकर ये विलीन हो जाती हैं। और कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। देखो बेटा ये लाइन जो है ना, ये पूरा वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसे। किसको सौभाग्यशाली बताया है, समुद्र को, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो अंत में कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में मिलती है। और हिमालय कि इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय किसको मिल रहा है, समुद्र को, अर्थात हिमालय ने अपनी इन दो बेटियों की जो शादी है वो किससे कर दी है, समुद्र से कर दी है। अब समुद्र और हिमालय के बीच में कैसा रिश्ता बन गया है, ससुर का और दामाद का। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल से शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे झिझक नहीं होती। अब लेखक ने देखो वही बात कह दी है कि जिन्होंने इन मैदानों में नदियों को बहते हुए देखा है, तो उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां कैसे खेलती हैं, कैसे अपनी बाल लीलाएं दिखाती हैं, जैसे कि माँ बाप की गोद में एक बच्चा नंग धड़ंग होकर खेलता है। भले ही जो पहाड़ी आदमी है, पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं, उनके लिए ये चीज आकर्षक नहीं है, लेकिन लेखक को ये चीज बहुत ही आकर्षक लगी। ये जो दृश्य था वो बहुत ही लुभावना लगा और उसे ये कहने में जरा से भी संकोच नहीं है, जरा सी भी झिझक नहीं है, उसे संकोच नहीं है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहना, अर्थात हिमालय जो है वो नदियों का पिता और समुद्र जो है वो नदियों की जिनसे हिमालय ने शादी कर दी है। समझ आ गई अब आपको बात कि हिमालय क्या है, एक पर्वत है, उसकी बेटियां कौन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां, और नदियां अंत में जाकर कहाँ मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं। तो हिमालय क्या हो गया, ससुर, और समुद्र क्या है, उसका दामाद बन गया है। कालिदास के विरही यक्ष ने
अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वे प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप बहुत पसंद था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। देखो बेटे, यहाँ पर जो है लेखक ने हिमालय का मानवीकरण किया है, अर्थात उसे मानव की संज्ञा दी है। और लेखक ने से भी पहले, लेखक क्या, इससे भी पहले हमारे बहुत बड़े बड़े महाकवि हुए हैं जिन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि महाकवि जो कालिदास हैं, उन्होंने अपने काव्य मेघदूत में यक्ष ने यक्षुणी को एक संदेश भेजा था, बादल को माध्यम बना के। ठीक है। और ये कहा था कि जब तुम जाओगे मेरा संदेश लेकर यक्षुणी के पास, तो रास्ते में बेतवा नदी आएगी, उसमें तुम कुछ जल की बूंदे गिरा देना, अर्थात मेरे प्रेम का प्रतिदान उसको तुम देते हुए आगे जाना। अब बादल के पास क्या होता है? पानी। तो पानी जो है वो आप उस थोड़ा सा पानी जो है बेतवा नदी में गिरा देना, जो मेरे प्रेम का प्रतिदान स्वरूप होगा। अब यह बात इन चंचल नदियों को देखकर अचानक लेखक को याद आ जाती है और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद लेखक ही नहीं, उससे पहले भी जितने बड़े बड़े महाकवि हुए हैं उनको भी नदियों का यह रूप काफी पसंद आया है। और जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों में या समतल मैदानों में अलग अलग शक्ल में देखेगा, तो वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा, अर्थात वो लेखक की तरह ही सोचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु मां बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें, इन्हें हम बेटियों के रूप में देखें, तो हर्ष भी क्या है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी अर्थात प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी। थोलिंग अर्थात तिब्बत, उसकी बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। बेटे, इस पैराग्राफ में लेखक आपको क्या कहना चाहते हैं कि काका जो कालेलकर है कवि हुए हैं, उन्होंने नदियों को लोक माता की संज्ञा दी है। अब देखो, हम भी जब भी हम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, हम हमेशा गंगा गंगा कभी भी हम शब्द यूज नहीं करते, हम हमेशा ये कहते हैं हम गंगा मैया के दर्शन करके आए। अब लेखक क्या कहना चाहते हैं आपको कि यदि हम इन्हें माता बनने से पहले इन्हें बेटियों के रूप में भी तो देख सकते हैं, अर्थात इन्हें बेटी भी मान सकते हैं और इन्हें बहन की संज्ञा भी दे सकते हैं, यानी बहन के रूप में भी देख सकते हैं, तो कोई भी हैरानी नहीं होगी। अर्थात जो नदियां हैं वो हमारी माँ का रूप भी है, बेटी का रूप भी है और बहन का रूप भी है। और आगे लेखक ने अपनी ही एक भावना व्यक्त की है। तिब्बत की बात है कि जब लेखक की तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी और उसका मन बड़ा ही बेचैन था, तो उसने अपने पैरों को पानी में सतलज के किनारे जाकर थोड़ा सा लटका दिया और जैसे ठंडे पानी ने असर करना शुरू किया तो उसका मन तन सब ताजा ताजा हो गया, उसे अच्छी अच्छी फील होने लगी और लगा क्या गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ऐसा बेटा, आशा अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इस पाठ पर आधारित जो एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उनको आप अपने रफ कॉपी में उनको फाइंड आउट करके देखना है, उन आंसर्स को। ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप अपनी उस क्वेरी को, उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू बेटा।